विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन, घर से चलते ही दाया हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तलक जाते जाते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट द्वार पर, चपरासी ने बतलाया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया, पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मुंदी टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। उसमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रहा करता था, पूछे थे वे ही पाठ जिन्हें पढ़ डांवाडोल रहता था। ये जो पंक्तियां हैं, आपको इनसे ओम प्रकाश आदित्य जी की याद आ गई होगी, खासतौर पर उन लोगों को जिनका कविता से ताल्लुक रहा है। प्रसिद्ध हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य जो कभी भी आते थे मंच पर तो लोगों को हंसाते और गुदगुदाते थे और समाज की विसंगतियों पर कड़ा प्रहार करते थे। विविध भारती के संग्रहालय में खोजबीन करते हुए हमें ओम प्रकाश आदित्य का एक बड़ा ही बेहतरीन इंटरव्यू मिला। ये इंटरव्यू इस मायने में बेहतरीन है कि ये सीधा सादा इंटरव्यू नहीं है, ये असल में एक नोक-झोंक है जिसमें ना तो सीधे तरह से सवाल हैं और ना ही सीधे तरह से जवाब हैं। तो सीधे ओम प्रकाश आदित्य जी का ये टेढ़ा मेढ़ा नोक-झोंक से भरा इंटरव्यू सुन लिया जाए। आदित्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हमें बहुत खुशी हुई। तो पहले आप ये बताइए कि साहित्य के और सारे रसों को छोड़ करके आपने हास्य रस को ही कविता का माध्यम क्यों बनाया? बटुक जी, जब मैं पैदा हुआ तब मैं रो रहा था। अच्छा, आप भी रोएंगे होंगे। और जब मैं मरूंगा तो मेरे घर वाले रोएंगे और उनसे भी ज्यादा वे रोएंगे जिनसे कर्ज लेकर मरूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि जन्म के साथ भी रोना है, मरण के साथ भी रोना है, तो इस बीच के जीवन में हंस लिया क्यों ना जाए, क्यों ना हंसा लिया जाए। ये तो आपकी बात बहुत ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मुहावरा आपने सुना ही होगा कि अक्ल बड़ी या भैंस, आप किसे बड़ा मानते हैं? मैं तो भैंस को बड़ा मानता हूँ। आपकी धारणा तो बड़ी अजीब है। दुनिया तो मानती रही है अब तक अक्ल को बड़ा, और आप भैंस को मानते हैं। अक्ल को बड़ा मानती रही है, इसलिए तो दूध घी को तरस रही है। अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल पर मानव अटक रहा है, समय भैंस की पूंछ पकड़कर पीछे लटक रहा है। मैं इस जटिल प्रश्न को जग में हल करने आया हूँ, तोड़ अक्ल से नेह भैंस के गुण गाने आया हूँ। वाह वाह वाह। भैंस भवानी दुग्ध दायनी, भैंस महाकाली है, शक्तिमती थनवती सुघड़ पैने सींगों वाली है। भैंस रंग की काली है पर धवल दूध देती है, मक्खन मट्ठा दही रूप में हम सबको सेती है। अक्ल भैंस में आ जाए संभव हो सकता है, किंतु अक्ल में भैंस मिले ये कैसे हो सकता है। अक्लमंद बिकते देखे हैं एक एक रोटी पर, बुद्धिमान की कौन सुनेगा बुद्धू की कोठी पर। कैसी भी हो अक्ल, अक्ल की शक्ल नहीं होती है, साफ दिखाई देती है जब भैंस खड़ी होती है। इसीलिए है बंधु अक्ल से भैंस बड़ी। वाह, ये आपने खूब बताई। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कविता लिखते हैं ये कैसे लिखते हैं, आपकी रचना प्रक्रिया क्या है? वैसे तो कोई भी कवि ये नहीं बता सकता कि वो कविता क्यों लिखता है। ये ठीक उसी तरह है कि कोई पूछे आप पैदा क्यों हुए थे। फिर भी इसका उत्तर मैंने अपनी एक कविता बुद्धम शरणम गच्छामि में यूं दिया है। अच्छा, सुनाइए। कॉलेज के लड़के बोले, एक दिवस होले होले, प्यार किसी से करते हो, यार किसी पर मरते हो, यूं तो भोले दिखते हो, कविता कैसे लिखते हो। मैंने उनको समझाया, 20 बार ये बतलाया, दर्द पेट में होता है, भीतर कोई रोता है, भोजन ठीक न पचता है, कवि तब कविता रचता है। उनको नहीं यकीन हुआ, एक रोज ये सीन हुआ, कन्या एक पास आई, मुस्काई कुछ सच्चाई, कितने सुंदर दिखते हो, कविता कैसे लिखते हो। मैं बोला है चंद्रमुखी, मैं जीवन में बड़ा दुखी, दर्द उठाए फिरता हूँ,
ठोकर खाए फिरता हूँ, तुम कॉलेज में आती हो, पीर मुझे दे जाती हो, याद तुम्हारी मृगनैनी बरछे से भी है पैनी, नाम तुम्हारा लेता हूँ, कागज पर लिख देता हूँ, गीत स्वयं बन जाता है, आंसू से सन जाता है। अच्छा, दूसरों पर फब्तियां कसने में आप बड़े चतुर मालूम होते हैं। ये बताइए, कभी कोई ऐसी स्थिति आई जब आप भी किसी हास्यास्पद स्थिति में फंसे हो? हाँ, ऐसा कई बार हुआ। अच्छा, बताइए। मेरी कविताओं ने मुझे ऐसी स्थिति में फंसाया। सन 61 या 62 में लाल किले में मैंने कविता पढ़ी थी, कल जो मैंने गीत लिखा था उसको कुतिया चुरा ले गई। ये कविता काफी चर्चित रही। उन दिनों में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से लिखता था। मैं जहां भी जाता मेरा परिचय ये कहकर कराया जाता, अरे इनसे मिलिए, यही है वो कुतिया वाले शर्मा। मेरी एक पुस्तक इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं नाम से छपी है। जब भी मैं कवि प्रकाशक से उसकी कुछ प्रतियां लेने जाता हूँ तो प्रकाशक अपने नौकर को पुकार कर कहता है, अरे आदित्य जी को इनके 5 गधे दे देना। कवि सम्मेलनों में श्रोताओं को मेरा ये आदित्य उपनाम याद नहीं रहता, मेरी कविताओं के नाम अधिक याद रहते हैं। वे मेरी कविताओं का नाम लेकर मेरी फरमाइश करते हैं, वो टांग वाले कवि को बुलाओ, घोड़ी वाले कवि को बुलाओ। ये टांग और घोड़ी क्या चीज है? ये मेरी कविताओं के शीर्षक हैं, अस्पताल की टांग, दूल्हे की घोड़ी। अच्छा, ये जो आपने पशु व पक्षियों से नाता जोड़ रखा है, इसकी क्या वजह है? इनको आपने क्यों विषय माना है कविता? बात ये, इनसे मेरा लगाव नहीं बटुक जी, अपना बचाव है। पशु पक्षियों ने अभी अदालत में जाना नहीं सीखा है, इसलिए वे मुझ पर मानहानि का दावा नहीं कर सकते। वैसे भी आदमी इस योग्य अब नहीं रह गया है कि उस पर कुछ लिखा जा सके। अच्छा, तो ये बताएं कि कवि सम्मेलनों में जाते हैं आप खूब जी, तो कोई ऐसी घटना है तो आपके साथ घटी ही होंगी जिनसे अगर हम सुने तो हमें भी थोड़ी बहुत हंसी आए, कुछ आनंद आए? घटनाएं तो अक्सर घटती हैं। एक आध घटना सुनाइए। अभी मैं बंबई गया था। अच्छा। कविता पढ़ने खड़ा हुआ मंच पर, तो मैंने कहा, बंधुओं अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। बीच में एक मनचला श्रोता बोल उठा, लेकिन बेटा ये बंबई है, संभल कर पढ़ना। मैंने कहा, भैया गाड़ी से उतरते ही जब मेरी जेब कटी है तो मैं तभी समझ गया था। एक बार मैं एक छोटे कस्बे में कवि सम्मेलन में गया, वहां पहुंचा तो कवि सम्मेलन का कोई लक्षण नजर नहीं आया, कोई पोस्टर नहीं, प्रचार नहीं। रिक्शा में बैठा घूमता रहा, कुछ पता नहीं चला। एक हट्टा कट्टा आदमी नजर आया, उसे रोककर मैंने पूछा, यहाँ आज कोई कवि सम्मेलन है? उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, वो के हो है? मैंने कहा, अरे भाई जिसमें कवि आते हैं। वो फिर बोला, वे के हो है? मैंने कहा, कवि वो जो कविता लिखते हैं, कविता? वो फिर बोला, या के हो है? अंत में मैंने अपना सिर पीटते हुए कहा, अच्छा यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां मैं डूबकर मर सकूं? वो झट से बोला, तो नू कहो ना, हमने डूबने में कुआं चाहिए, वो सामने है, सुधा चला जाओ। भाई ये संस्मरण खूब रहा। अभी संस्मरण क्या बटुक जी, मरण था मेरे लिए तो। अच्छा चलिए, मरण ही सही। हमें तो आप काफी अच्छे तंदुरुस्त मोटे ताजे दिखाई दे रहे हैं। इस तंदुरुस्ती का क्या राज है? योगासन, व्यायाम, कोई कारण बताइए क्या? जी, दिल्ली में रहकर व्यायाम करने की क्या जरूरत है? आप बस में सफर करते रहिए, व्यायाम खुद ही हो जाएगा। आप कहें तो बस यात्रा कविता से 1-2 एक्सरसाइज यहीं करा दूं आप? जरूर जरूर जरूर। असली घी उपलब्ध नहीं है, दूध दही दोनों दुर्लभ हैं। मैं व्यायाम नहीं करता हूं लेकिन फिर भी हृष्ट पुष्ट हूं, क्या कारण है? मैं दिल्ली में चलने वाली बस में रोज सफर करता हूं। इच्छा हो तो आप आइए, थोड़ा सा व्यायाम करा दूं। बस अड्डे पर आप खड़े हैं, ऊब रहे हैं, गहरे सामाजिक भावों में डूब रहे हैं। यह बस आई, आकर ठहरी, इतना बोझ लगा है इस कुब्जासी बस पर, 2 दरवाजों पर 2 कुर्ब निकल आए हैं। कंडक्टर ने छुट्टी दे दी, जिसे चढ़ा जाए वो चढ़ ले। यहाँ पता चलता है किसमें कितना बल है। जो चढ़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, खड़ा रहेगा वो जीवन भर इंतजार में पड़ा रहेगा। आप चढ़ गए, आप बड़े बलशाली निकले, एक हाथ से डंडा पकड़े, एक टांग से पायदान पर खड़े हो गए। आप तनिक कल्पना कीजिए अपनी उस बलवती भुजा की जो डंडे पर पड़ी हुई है, अपनी उस बेजोड़ टांग की जो लोहे के खंबे जैसी पायदान पर खड़ी हुई है। आज राम अवतार धरे तो अंगद आप चुने जाएंगे। आप तपस्वी है कलयुग के, नई तपस्या की विधि को ईजाद कर दिया। बड़ी तपस्या की ऋषियों ने, बड़ी तपस्या की मुनियों ने, लेकिन सबने बैठे बैठे। किंतु आप तो 30 मील घंटे की गति से एक टांग पर खड़े तपस्या करते हुए चले जाते हैं। तनिक संभलिए आप, बगल से ये उर्वशी चली आती है रूप धार कर भारी ट्रक का।
ट्रक ने अगर झपट्टा मारा दैहिक पतन आपका होगा, भंग तपस्या हो जाएगी। इसीलिए बस के भीतर की ओर मसकिए, अंतर्मन की ओर बैठिए, आगे वालों को पीछे से आप ठेलिए, पीछे वालों के रेले को मजबूती से आप झेलिए। ये पहली एक्सरसाइज। तो रेल ट्रेल में ठेल ठेलते खिंचते भिजते खेल खेलते आप आ गए बस के भीतर। कभी आपने गेहूं का गोदाम कहीं देखा होगा तो उसकी याद आ गई होगी। छत नीची है और आपका सिर ऊंचा है, अब क्या कीजिए? जीवन भर उद्गम रहे हैं आप, आज नम्रता सीखिए। देख रहे हैं लोग आप कैसे हिलमिल करके बैठे हैं। एक आदमी की गोदी में एक आदमी, महिला की गोदी में महिला, किसी सीट पर उल्टा क्रम है। आप संभल कर खड़े हो गए, एक हाथ से ऊपर वाला डंडा पकड़े। आगे आगे सड़क विपद में पड़ी हुई है, उसके जीवन में उतार है, फिर चढ़ाव है, सीने पर संघर्षों के अनगिनत घाव है, आगे झटके तेज लगेंगे। इसीलिए दूसरे हाथ से भी कुछ थोड़ा पकड़ दीजिए। अरे और नहीं कुछ हाथ लगे तो अपने से आगे वाले की गर्दन को। अरे आपका कुत्ता पकड़े पीछे वाला भी तो कब से खड़ा हुआ है, और आपके दाएं कंधे को उस महिला ने जकड़ा है जिसकी गोदी में बच्चा है, जिस बच्चे का पांव आपकी नेहरू कट की बड़ी जेब में रखा है। आप सरकिए, कंडक्टर की बात मानिए, कई मुसाफिर रोड चढ़ेंगे। सड़क नहीं सकते आगे तो आप पिचकिए। सरकन पिचकन घर्षण घिसकन, पीछे धक्का आगे खिसकन, ये दूसरी एक्सरसाइज। अच्छा आदित्य जी, मैं एक ऐसा प्रश्न कहूँ, बड़ा निजी सा है, माफ करें। जीवन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? इस पर एक कविता याद आ रही है मुझे, सुनाइए। मुझे मेरे जीवन ने ये प्रेरणा दी, जवानी के रस को लबेजाम कर ले। किसी संत जी ने दी आवाज मुझको, भजन राम का तू सुबह शाम कर ले। अखाड़े में कुश्ती जो देखी तो सोचा कि दुबला बहुत है, तू व्यायाम कर ले। सुबह जो उठा तो कहा बिस्तरे ने, कहाँ जा रहा है तू आराम कर ले। मुझे बुद्धि बोली समझ कर चला कर, भविष्यत का भी कुछ सरंजाम कर ले। हृदय ने कहा छोड़ सब झंझटों को, मोहब्बत में खुद को तू बदनाम कर ले। नशे की पिनक में लहर ने पुकारा, तू आदत को अपनी सरेआम कर ले। कहा असलियत ने जमाना बुरा है, तू अंटी में अपनी नकद दाम कर ले। कलम मुझसे बोली तू कविता लिखा कर, ये जीवन है नश्वर यहाँ नाम कर ले। पिताजी ये बोले कि उल्लू के पट्टे तू बेकार फिरता है, कुछ काम है। अच्छा, आपने पिताजी की इन बातों पर आचरण तो किया ही होगा, तो साफ जाहिर है। अब एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ कि अधिकांश कवि इधर देखने में आ रहे हैं कि फिल्म कंपनी की ओर दौड़ लगाते हैं। कभी आपने भी कोई फिल्म कंपनी में कोई गीत लिखने की सोची या कोई लिखा कभी? नहीं, मैं फिल्मों में तो मैंने गीत नहीं लिखा, लेकिन साहित्य में मैंने एक फिल्म की स्थिति उत्पन्न की है। अभी पिछले वर्ष एक अपनी कविता सिचुएशन की लिखी है, जिसमें कुछ कवियों के मुख से एक सिचुएशन को देखकर मैंने कुछ कहा है। ऐसी एक सिचुएशन मैंने बनाई है कि एक नौजवान लड़की छज्जे पर बैठी है, उदास है, और आप कल्पना करें कि सारे कवि उसको देखें और अलग अलग उनसे कहा जाए कि आप अपनी भाषा में शैली में इस लड़की को देखकर क्या लिखेंगे, तो वो कैसे लिखें। तो उसके कुछ कवियों के मैं मुखड़े सुना देता हूँ। जरूर जरूर सुनाइए। आप कल्पना करें अगर हमारे मैथिली गुप्त जी से कहा जाता तो गुप्त जी उस लड़की को देखकर क्या कहते? ठीक। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, इस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे। और काका हाथरसी जी क्या कहते हैं? अच्छा, काका जी कहते गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करें करतार, भली करें करतार ने कोई दे दे धक्का, ऊपर मोटी नार की नीचे पतरे कक्का। कहे काका कबीराय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। और इसी को देखकर हमारे वीरस के प्रसिद्ध कवि श्यामनारायण जी पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा, वो अपनी वीरस की भाषा में क्या कहते? पांडे जी, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंहनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर। अच्छा आदित्य जी, ये जो आधुनिक प्रकार के शादी ब्याह होते रहते हैं, कुछ इन पर भी आपने गौर? हाँ हाँ, मैंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है मॉडर्न शादी। सुनाइए जरा।
हाँ, ऊपर मंडप सजा हुआ है, मंडप नीचे 2 कुर्सी हैं, दोनों चक्कर खाने वाली। इस कुर्सी पर दूल्हा बैठा, उस कुर्सी पर दुल्हन बैठी। इधर स्टूल पर दाएं पंडित, उधर स्टूल पर बाएं पंडित। हवन कुंड की जगह मेज है, उस पर एक स्टोव रखा है। हवन कुंड की जगह मेज है, उस पर एक स्टोव रखा है। चारों ओर बाराती बैठे, अब फेरे पड़ने वाले हैं। दाया पंडित मंत्र बोलता, दूल्हा मारे पंप स्टोव में। दाया पंडित मंत्र बोलता, दूल्हा मारे पंप स्टोव में। बाया पंडित मंत्र बोलता, दुल्हन मारे पंप स्टोव में। ओम इंद्राय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। ओम रुद्राय स्वाहा, दुल्हन ने पंप मारा। ओम सूर्याय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। ओम चंद्राय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। पंप की आहुति लेकर हवन तेज हो गया स्टोव पर। पंडित ने दूल्हे की टाई से दुल्हन के दुपट्टे का गठबंधन करके दोनों की कुर्सियां घुमा दी। दोनों की कुर्सियां घुमा दी। दुल्हन का तन छोड़ दुपट्टा दूल्हे के तन पर मंडराया। गिरहस्ती का अर्थ यही है, पंडित ने सबको समझाया। चक्कर खाकर साथ रुकी दुल्हन की कुर्सी, दूल्हे की कुर्सी चकली सी घूम रही थी। पंडित ने कुर्सी को रोका, दुल्हन ने पंडित को टोका। पंडित हंसकर बोला, बेटी ज्यादा कुर्सी घूम गई तो वर आवारा हो जाएगा। भाई, विविधा की शुरुआत कविता से हुई है, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और अब हम याद कर रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा को। 28 फरवरी 1913 को पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था और वो कविताओं की दुनिया के मुसाफिर थे। कविताई में वे बेहद सक्रिय थे और हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में उनकी गिनती होने लगी थी। आगे चलकर वो मुंबई आए और बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने उस जमाने में गीत लिखने शुरू किए जब हिंदी कविता की दुनिया में फिल्मी गीतकारी को बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता था। एक और दिलचस्प बात बताएं कि जब दिलीप कुमार अभिनेता बने तो उनके सामने 3 नाम रखे गए थे विकल्प के तौर पर, और ये 3 नाम रखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा ने, और इसमें से दिलीप नाम का चुनाव यूसुफ खान ने किया और वो बन गए थे दिलीप कुमार। तो ये दिलचस्प घटनाएं हमने आपको सुनाई। और पंडित नरेंद्र शर्मा की स्मृति को नमन करते हुए हम डॉक्टर भूपेन हजारिका का गाया हुआ वो गीत सुनवाते हैं जो हमारी स्मृतियों में बसा है, जो गंगा का गौरव है। বিস্তীর্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয় विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों
नरहीन अनगिंजन खाद्यविहीन नेत्रविहीन देख मौन हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार हो गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। पार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को छोड़ दिन क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार हो गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों। दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। क्यों न रही तुम निश्चय इतना नहीं प्राणों में प्रेरणा तेरी क्यों। उन्मत्त अवनी कुरुक्षेत्र बनी गंगे जननी नव भारत में भीष्म रुकी सुत समर गई जनती नहीं हो क्यों। पार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। पार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा तुम ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। गंगा बहती हो क्यों। इस गाने को सुनकर आपका मन आनंद से भर गया होगा और जैसे ही आनंद शब्द मेरी जुबान पर आया मेरी नजरें कैलेंडर पर टिक गईं और मुझे ये याद आया कि 2 मार्च को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी का जन्मदिन होता है और बस फौरन ही विविध भारती के संग्रहालय से हमने निकाला आनंद जी का एक दुर्लभ इंटरव्यू जो सन 1996-97 में रिकॉर्ड किया गया था। आनंद जी भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए हम इस इंटरव्यू के अंश आप तक पहुंचा रहे हैं। कंपोजिशन का काम यह है कि स्पेशली जो कुछ जब आप काम करने लगते हैं तो फिर आदमी को सब सीखना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए। तो किसी से एक बात कही गई थी जो परदेश में हुई थी, बहुत अच्छी मुझे लगी कि कभी भी कंपोज करना है तो किसी चीज़ का सहारा मत लो, पहले ना बाजे का लो, ना लय का लो, ना किसी का लो। पहले उन शब्दों को लेके आपके दिल में क्या आइडिया आता है, क्या फीलिंग आती है, पहले उसको पकड़ो। उसके बाद धीरे 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 जब सेटल हो जाते हैं आप उसमें, तो उसके बाद बाजे में देखो उसमें कौन से सुर में अच्छा लगेगा, कौन से सिंगर के हिसाब से, फिर उसको लय में बांधो। तो इस तरह से होता है। एक गाना जो बनेगा
वो उसका पहला भाव जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि प्यारी बहनियां जो गाना बना था, हम लोग ने हर वक्त ये देखा कि फोक खास घूमते रहे शो में, तो हर वक्त देखा कि इंस्ट्रूमेंट लोगों को कौन से पसंद आते हैं, जो अवेलेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की है, जनरल फीलिंग लोगों की क्या है। जैसे गोविंदा एक वक्त के लिए गाना है, प्यारी बहनियां अलग वक्त के लिए, भूल चली अलग वक्त के लिए, ओम जय जगदीश्वर हरे पूजा के वक्त के लिए। तो ऐसे गाने जब भी हमको मौका मिलता है तो उसको हम डालने की कोशिश करते हैं। तो सुल्तान भाई ने दाता में हमें कहा कि भाई एक गाना चाहिए जहाँ बहन के लिए जैसे वो बनाया था प्यारी बहनियाँ, वैसा ही गाना चाहिए और एक धमाके वाला गाना चाहिए। अब उस वक्त अनुभूति ये हुई कि मेरी लड़की थी वो लंदन में थी, उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि डैडी कैसे भी करके आ जाओ, उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी पहले। तो बोली, मैं बोला बेटा मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ। तो उसने एक बात कही जो मुझे बहुत अपील भी की और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हो गया उससे। उसने यही बात की कि बेटी को एक बार डैडी को भेज दिया घर से, उसके बाद कोई उसका अधिकार नहीं रहता, सिर्फ बच्चों का ही रहता है। अब बात तो खलने लगी मुझे उसकी। तो जैसे ये गानों पे सिचुएशन में बैठे तो बोले कि अक्सर ये होता है कि शादी के गाने जो होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि प्यारी बहनियाँ तू जाने की बात करते हैं और नसीहत देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो मैंने सुल्तान भाई को भी ये कहा, अनजान जी भी बैठे थे कि भैया इसमें मुझे ये चाहिए कि लड़की भी कुछ कहना चाहती है कि वाई मी ओनली, मुझे इस घर से क्यों निकाला जाता है और क्यों नहीं, जो भाई हैं वो क्यों रहते हैं। तो एक वो समझ में ये जो गाना बना, ये गाना था वो बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। तो इस गाने में उस वक्त सारे कोरस वाले रो रहे थे, कोई ड्रामा नहीं था, अलका रो रही थी, अपने किशोर दा भी इतने ये हो गए थे। और सबसे जल्दी गाना इसलिए रिकॉर्ड हो गया कि हमको वो मूड जो बना था गाने का, उसके लिए हमने और टेक्निकल बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो जब भी ये गाना आता मैं रोते रहता हूँ, अभी भी गाना आता तो मैं रोता हूँ। लेकिन खास बात ये है कि अलका की शादी में उसने खास इंस्ट्रक्शन दी थी अपने भाई को, बोले ये गाना नहीं बजाना तुम, बोले मुझे वो सुन के मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, और बोले वो मजा कर और मतलब इतना इम्पैक्ट उस गाने का उसको भी था कि उसने उस दिन वो गाना बजाने नहीं दिया। अब एक गाने का किस्सा सुनाऊं आपको मैं। सुहाग रात में एक गाना था जिसमें लड़की को अपने पति के लिए वरदान देना है कि तुम सुखी रहो, तुम जो जियो जियो, ये सब चल रहा था। कुछ 15-20 दिन तक ये चला कि भाई इंदिवर जी कोई ऐसी बात लाई है कि जो जिसमें तारीफ भी हो, अमर भी हो, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं चाहिए कि तुम अमर रहो, कि तुम जियो हजारों साल के, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत कुछ लाते लाते उसमें हमने एक कंडीशन डाली थी कि फीमेल टच भी हो, फोकस भी टच हो, रिलीजियस भी टच हो। तो करते 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 वो लाए जब, तो खिलाई जी मैंने उनको 101 रुपये दे दिए। क्या मुखड़ा लाए थे वो कि गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक और गीत है फिल्म सफर में, नदिया चले चले रे धारा, मन्ना दा ने गाया था। उसमें भी पानी का इफेक्ट जो है, हाँ। और पूरी वो जो नाव चलती है नदी में, उसका इफेक्ट है। बहुत खूबसूरत गीत भी है। उस गीत के बारे में कुछ आपको याद आता है? बिल्कुल आता है, सारी बातें याद आएंगी, क्यों नहीं आएंगी क्योंकि उस वक्त तो पापड़ बेलने पड़ते थे ना, उन दिनों में कोई और ट्रैक नहीं हुआ करते थे। जो हो गया रिकॉर्ड उसी वक्त वही है, उसमें बाद में मिक्सिंग नहीं हो सकती थी। तो उसमें पानी के दादा असीदा को चाहिए था कि भाई नाव चल रही है, उसका पानी का इफेक्ट भी चाहिए हमको, ये चाहिए। तो क्या करेंगे सोचा हमने, तो जो मूंग होते ना, मूंग खाने के, उसको सूप में डाल के हम ऐसे हिलाते थे, ये करके उसको लय में वो बजाते थे। फिर पानी का हौज भी लाए थे जिसमें वो पानी की थोड़ा सा ये भी लगे, तो स्टूडियो में पानी भी हो गया था। लेकिन उसमें एक और भी गाना था जो तुमको हो पसंद, जिसमें एडिटिंग में हम लोगों ने एक और तिकड़ में, दादा ज़रा एक्सपेरिमेंटल थे, तो हॉर्न का था कि एक ट्रांजेक्शन, एक हॉर्न जगह बजता है, हॉर्न बजने से पंछी उड़ता है, पंछी उड़ के जाता है तो और लोकेशन में आ जाता है। तो उसमें वो सारी इस्तेमाल किए थे हमने। तो बैटरी ले गए थे वहाँ पे, कौन सी बैटरी, कार की, और हॉर्न लेके जब वो जगह आती थी वहाँ बजा पी पी, तो पंछी की आवाज़ निकालता तो वो निकल के जाती थी। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का सफर बेमिसाल रहा है। एक जमाने से उन्होंने संगीत का अपना सफर शुरू किया और टेक्नो जमाने तक आए, यानी इलेक्ट्रॉनिक संगीत तक का उनका सफर है, और ये सफर बहुत ही उपलब्धियों से भरा हुआ है। जब कल्याण जी आनंद जी का गाना बजाने की बारी आए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि विविधा के इस अंक में उनका
कौन सा गाना आपको सुनवाया जाए, और तब ये लगता है कि विविधा एक सफर है और जिंदगी भी एक सफर है, और इस सफर का ना कोई अंत है, इस सफर की ना कोई शुरुआत है, ये सतत चलने वाला सफर है। तो चलिए सफर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में सुन लिया जाए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। विविधा के इस अंक को हमने कहानियों, संगीत और कविता से सजाया है। अभी तक आप तक कोई कहानी नहीं पहुंची, तो चलिए अब सुनते हैं मुद्रा राक्षस के स्वर में उनकी कहानी नव निर्माण। आपको बता दें, मुद्रा राक्षस का ताल्लुक साहित्य से भी रहा और वे लखनऊ आकाशवाणी से भी संबद्ध रही हैं। सुनिए मुद्रा राक्षस की कहानी नव निर्माण। अमलदा उठे और आत्मविश्वास से लंबे लंबे डग भरते कमरे से बाहर निकल गए। अमलदा के जाने के बाद काफी देर तक कमरे में एकदम सन्नाटा रहा। ऐसी खामोशी छा गई जैसे अमलदा अपने साथ बाकी तीनों की जुबान भी लेते गए। वैसे इसमें शक नहीं कि अमलदा में यह ताकत भी थी
दर्शकों की वाणी हरते हुए अमलदा को जाने कितने लोगों ने देखा था। अमलदा का निर्देशित किया हुआ नाटक देखने वाला अक्सर इतना ज्यादा नाटक में खो जाता था कि बोलना भूल जाता था। नाटकों के बाद अक्सर लोग अमलदा को बधाई देने आए और सिर्फ नमस्कार करके रह गए। ऐसे मौके कितने ही बार आए थे, पर इस बार लगा जैसे अमलदा अपने सहयोगियों की जबान ही नहीं, बुद्धि भी लिए चले गए। अमलदा के सहयोगी नवयुवक और उनके नाटकों के स्थायी खलनायक अनिल सेन को यह अखरा। मैनेजर मुखर्जी बाबू की ओर मुड़ते हुए अंततः अनिल ने ही मौन भंग किया। मुखर्जी बाबू, आपका क्या ख्याल है? अमलदा डायरेक्टर नहीं, जादूगर हैं शायद। मुखर्जी बाबू ने कंधे उचका दिए, बोले कुछ नहीं। लेकिन स्थायी हीरो रॉय ने धीरे से कहा, जादूगर तो वह है ही। अनिल को यह वाक्य और ज्यादा खला। झटके से बात काट कर बोला, तभी तुम पर जादू किया लगता है। राय कुछ नहीं बोला। अनिल को गुस्सा आ रहा था, अमलदा पर ही नहीं, राय और मुखर्जी पर भी, शायद अपने आप पर भी। चिल्लाकर बोला, मैं साफ बताता हूँ मुखर्जी बाबू, अमलदा सब बंटाधार करेंगे। मैं उनकी योग्यता में शक नहीं करता, पर उनकी सनक हम सबको ले डूबेगी। राय ने धीरे से कहा, फिर तुमने अमलदा के सामने यह बात क्यों नहीं कही? मैंने कही थी, मैंने हमेशा अमलदा की सनक का विरोध किया है, पर तुम कभी मेरी बात का समर्थन क्यों नहीं करते? मुखर्जी बाबू खामोश क्यों रह जाते हैं? मैं कहता हूँ तुम लोग साथ दो तो अमलदा यूं बदल जाए, यूं, चुटकी बजाते हुए। कहकर अनिल ने चुटकी बजाई। हाँ, सो तो ठीक है, पर एक बार अमलदा की इस बात का भी सबूत मिल जाने दो कि वे अपना कहा सच करते हैं या नहीं। राय ने कहा, कच्चा केला। अनिल ने गुस्से में खास ग्रामीण बंगला का फकरा मारा। अमलदा इस बार क्या करेंगे सो जानता हूँ। मालूम है, इस रोल में लड़की साउथ इंडियन चाहिए। उसको कथकली डांस करना होगा। कथकली थीम भी साउथ इंडियन लड़की ही निभाएगी। इसमें शकुंतला चौधरी को खड़ी करके अमलदा एकदम नाटक फेल कराएंगे। मैं कहता हूँ दर्शक जब सड़े अंडे मारेंगे तो तुम खुशियों के आमलेट पकाना। चिंता इस बात की मुखर्जी बाबू को भी थी, राय को भी थी, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अमलदा को आगाह कैसे किया जाए। अमलदा हठी है, बात जो सोच लेंगे सोच लेंगे। 3 दिन सिर्फ बाकी रहे थे शो होने में। चौथे दिन इस प्रदेश के सबसे बड़े मशीन बनाने वाले कारखाने का उद्घाटन होना था, और उद्घाटन के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, जिसमें संगीत भी था और नाटक भी। निर्णय यह हुआ था कि नाटक के अच्छे होने पर अगले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए भी एक शो किया जाएगा। अमलदा थे कि शकुंतला को ही स्टेज पर उतारने के लिए आमादा थे, और साथियों को संदेह था कि शकुंतला मामला गड़बड़ा देगी। नाटक मंडली में एक अजीब आतंक फैला हुआ था। रिहर्सल हो रही थी, लेकिन ऐसे जैसे सिर पर तलवार लटक रही हो। जैसे तैसे करके शो की रात आई। अमलदा इस्पात की तरह चेहरा लिए हुए ग्रीन रूम में बैठे थे। शकुंतला को उन्होंने एक एक बारीकी मेहनत के साथ समझाई थी। शो हुआ। अमलदा ने अपनी आन रख ली, या कहा जाए कि शकुंतला चौधरी ने अमलदा की आन रख ली। सारे नाटक में शुरू से आखिर तक शकुंतला ही छाई रही, और दर्शक उठे तो जैसे नाटक के प्रभाव से नहाए हुए। खलनायक अनिल इतना जल भुन गया कि ग्रीन रूम में अकेले बैठा देर तक सिगरेट फूंकता रहा। मुखर्जी और रॉय बार बार शकुंतला चौधरी की प्रतिभा को सराह रहे थे, और शकुंतला अमलदा के कुशल निर्देशन के प्रति कृतज्ञ हो रही थी। निश्चय हुआ था कि अगले दिन भी शो होगा, और उसकी आय का सारा पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जाएगा। रात 11 बजे तक चर्चा चलती रही, और तब सारे कलाकार थक कर होटल की ओर लौटे। रास्ते में मुखर्जी ने अमलदा के कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उन्हें बधाई दी। अमलदा सिर्फ मुस्कुरा दिए। मुखर्जी बाबू बोले, अमलदा, आज के आपके शो ने मुझे अभिभूत कर लिया, सच। अच्छा अमलदा, एक बात बताइए, आपको कैसे इस बात का विश्वास हो गया कि शकुंतला चौधरी दक्षिण भारतीय लड़की का रोल इतनी सफलता से कर लेगी? इससे पहले तो कभी उसने ऐसा रोल किया नहीं था। अमलदा ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, बहुत मामूली बात है मुखर्जी बाबू। मैंने शकुंतला चौधरी में विश्वास नहीं किया, बल्कि भारतीय परंपरा में विश्वास किया था। जानते हैं मुखर्जी बाबू, भारत की संस्कृति ही नहीं, भारत का तमाम संस्कार, भारत की तमाम आध्यात्मिक पूंजी, तमाम प्रादेशिक भेद और दूरियां होते हुए भी एक जगह इस देश की सारी जनता को एक प्राण,
एक मन करते हैं। कथकली नृत्य शकुंतला को आता था, उसने सीखा था। बताओ मुखर्जी बाबू, यह आश्चर्य नहीं है क्या कि 1000 मील दूर दक्षिण का यह नृत्य बंगाल की लड़की सीखे? हाँ, आश्चर्य तो जरूर है, पर ऐसी हमारी परंपरा ही रही है। मुखर्जी बाबू ने कहा, बस यही रहस्य रहा है मेरे चुनाव का। एक सांस्कृतिक आत्मा है जो सारे भारतवासियों में एक प्राण है। इसी को हम जन मन गण की चेतना कह सकते हैं। इसी चेतना पर विश्वास करके हमने शकुंतला चौधरी को चुना मुखर्जी बाबू, और हमारा नाटक सफल हुआ। मुखर्जी ने कहा, अमलदा, शायद आपकी बात सही है। यही एक रहस्य है कि भारत ने इतने कम अरसे में ही स्वाधीनता के बाद अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र बना लिया। इसी कारखाने को देखो जिसका उद्घाटन आज हुआ है। इसी तरह कितनी ही दिशाओं में हमने औद्योगिक क्रांति खड़ी कर दी है एशिया में। शायद यह हमारी सांस्कृतिक मजबूती ही है। निश्चित रूप से, अमलदा ने कहा, निश्चित रूप से मुखर्जी बाबू, और यही बल है हमारे पास, संस्कृति और प्रगतिशील औद्योगिकता का बल, जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। इसी के बल पर हम अपने देश की रक्षा करेंगे। विविधा के इस अंक को हम संगीत से सजाते जा रहे हैं। 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में पैदा हुए रविंद्र जैन कलकत्ता के रास्ते मुंबई आए थे और यहाँ उन्हें अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद वो बने फिल्मी दुनिया के बेमिसाल संगीतकार। ऐसे संगीतकार जिनके गाने जन जन की जुबान पर हैं। नदिया के पार फिल्म के इस गाने का एक अंश सुन लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि रविंद्र जैन का संगीत कितना असरदार हुआ करता है। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना। ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में।
अपना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। तो चलिए विविध भारती के संग्रहालय से निकालकर दद्दू यानी रविंद्र जैन की बातें आप तक पहुंचाई जाएं। पहेली। जी सुरेश वाडकर साहब को आपने इस फिल्म में, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, वो बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। ये जैसे हमारी नर्सरी राइमिंग्स है ना, जी जी, इस तरह का ये वो बंगला में वो राइमिंग है, वो उसको छौड़ा बोलते हैं वो लोग। बृष्टि पड़े टापुर टुपुर नदी एलो बान, ठाकुर विय होवे तीन कन्या दान। एक पंच लाइन थी, वो इस्तेमाल की इस गाने में। कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें जिसकी खिवैया, कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें जिसकी खिवैया। किसी नैया पे सवार चल दे, चले नदिया के पार, हाय हाय जाम जहाँ मधुर मधुर, मीठी मीठी मधुर मधुर बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। आज हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हाँ। उनमें सुयोग्य है, सीखा हुआ है, और गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है उसने। जी लाल जी वसंत उसके गुरुजी, उनके दर्शनों का भी, उनके संसर्ग का भी सौभाग्य मिला मुझे। तो ये ब्रजनारायण जी का जो सुर श्रृंगार का जो कॉन्टेस्ट था, उसमें से सुरेश को हम चुन के लाए थे, और उसने बहुत अच्छी चीज़ें मेरे लिए गाने गाए हैं। राज साहब के यहाँ भी गंगा में उसने गाया, और बहुत सी फिल्में मेरी गाई हैं। उसका टेस्ट मैंने जिस गाने से लिया था वो सुना रहा हूँ आपको जी। मैं बॉम्बे में रिकॉर्ड कर रहा था, सुरेश को बुलाया मैंने, और ये गज़ल उसको कहा कि ये कहा, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह है, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह है, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं। बीच में देखिए दादू, ये हमने बड़ी लंबी छलांग लगा दी, सन 72 से सीधे सन 78 पे छलांग लगा दी। बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म हम छोड़कर आगे बढ़ गए, और वो फिल्म जिसमें भी एक नए गायक को आपने मौका दिया, चित चोर, जहाँ येसुदास साहब, पंडित येसुदास जी जी जी, बहुत आवाज का धनी और पांडित्यपूर्ण उसकी प्रतिभा जो है ना। जी हाँ।
और मुझे बासु भट्टाचार्य जी ने एक दिन बुलाया, वो कुछ श्लोक सुनाए जी। और मुझे कहा कि ये गोलटा तुम सुनो और एक गान कराओ के दिए, इसको बुलाओ, इसकी आवाज़ सुनो। तो चिचोर में मुझे नई आवाज़ की जरूरत थी, अमूल पालव करके जी। मुझे लगा कि बिल्कुल सांचे में ढला हुआ है जी। इस गीत के लिए मुझे बड़े बड़े लोगों से दाद हासिल हुई है, जिनमें एक नाम लेना चाहूँगा, स्वर्गीय सुधीर फड़के साहब का जी। जब भी मुझसे मिलते थे ना तो मुझे कहते यार तूने क्या यमन में गाना बनाया, क्या खूबसूरत गाना बनाया। फिर लता जी की यहाँ से बहुत तारीफ हुई, हृदयनाथ जी ने बहुत प्रशंसा की, आशा जी ने, लता जी ने, सबको बहुत अच्छा लगा। और मेरे परम प्रिय मित्र हरि भाई संजीव को बहुत पसंद था ये गाना। सुबह रोज सुनता था और रात को सोते हुए फिर सुनता था गाना। और इसके लिए मुझे स्पेशली ट्रीट दिया उसने, खाना खिलाया घर बुला के। अच्छा। और ये यमन हमारा प्राइमरी राग है जी हाँ, जिसको हम सबसे पहले सीखते हैं ना। और ये गीत कलकत्ते में बनाया था अमर भैया, ये मैंने एक नाटक के लिए, जी जी, मृच कटिकम जो है ना, अच्छा अच्छा, मिट्टी की गाड़ी, उसके लिए फिर हमने ये फिल्म में यूज किया। अच्छा। ये राग बहुत ही सुंदर राग है, हालांकि ऐसा कोई बहुत कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि जिसको हम कहें बहुत उल्टा सीधा कुछ है, आड़े तिरछे सुर है नहीं, एक सिर्फ मध्यम तीव्र। आई गोधूली बेला, आई गोधूली बेला, संध्या बाती करके साथी, संध्या बाती करके साथी, गाओ यमन अलबेला, आई गोधूली बेला, आई गोधूली बेला। निरेगा रेगा मगरे सासानी, पापा माँ रेगा सानी, सागा पामा पा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना। विविधा के लिए जो समय निर्धारित है अब वो खत्म होने के कगार पर है, तो आपको ये तो जरूर बताएंगे कि भाई यहाँ से जैसे ही स्टूडियो से हम निकलेंगे सीधे चले जाएंगे अपने संग्रहालय में और विविधा के अगले अंक के लिए जो भी रोचक सामग्री मिलेगी उसे लेकर अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है हर्षवर्धन गवई और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। चलता हूं, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।